नमस्कार। नव भारत मंथन के आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगारी ने एक वैश्विक समस्या का रूप अख्तियार कर लिया है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। और सभी लोगों को, सभी नवयुवकों को रोजगार मिले वह भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन जो नवयुवक हैं जिनसे रोजगार नहीं हो पा रहा है या जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको कहीं ना कहीं स्वरोजगार से जुड़ने की ज़रूरत है। और इसी रास्ते पे सरकार भी कई तरह के प्रयास कर रही है, जिसमें स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनाएं या जो कहें कि एक पूरी प्रक्रिया है वह चल रही है। और उसमें कई नवयुवक जो है सफल भी हो रहे हैं। नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में जो आ रहे हैं, सफलता उनको ज़रूर मिल रही है। और उन्हीं नवयुवकों में झारखंड के भी कई ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। और उन्हीं नामों में से एक हमारे साथ में आज हैं अतुल कुमार, जिन्होंने कि झारखंड की कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की है। न सिर्फ पहचान बल्कि व्यावसायिक पहचान। तो पहले हम अतुल जी का स्वागत करते हैं। अतुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि बात कर रहे हैं अभी कि हाल के वर्षों में जो बेरोजगारी की एक समस्या रही है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर बात करें, काफ़ी रही है। और उसमें कुछ नवयुवक ऐसे हैं जिन्होंने कि इसी में से रास्ता निकाला और स्वरोजगार, और जिसको कहें कि भी हाल के दिनों में जो स्टार्टअप की एक संज्ञा दी जाती है, उसकी शुरुआत की। आपने भी झारखंड में जो कला है हमारी, जो स्थानीय स्तर पे, उसको लेके स्वरोजगार का एक माध्यम चुना है। तो जो आपने स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम आपने शिल्पकारी दिया है, उसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई है? कुछ इसके बारे में बताइए। सर, जब हम लोग कॉलेज डेज़ में थे, जब पढ़ाई कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स, तो कई बार ऐसा भी दिक्कत होता है कि जब आप कॉलेज इन करते हैं तो अब ऐसा भी है कि हर कॉलेज में प्लेसमेंट तो अवेलेबल है नहीं और 100% प्लेसमेंट होता नहीं है। और इसके साथ ही फ्रॉम स्कूल डेज़ डिफरेंट जो प्रोग्राम हो गए, साइंस एग्जीबिशंस हो गए, इसमें हम लोग टेक पार्ट पहले से ही करते थे। तो माइंड में ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस था कि सब कुछ तो करना है, झारखंड के बाहर नहीं जाना है और झारखंड के अंदर ही रह करके कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना है। और इसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स को ट्राई कर रहे थे। उसी इन बिटवीन आईआईटी मुंबई का एक यूरेका कंपटीशन होता है, बिजनेस प्लान कंपटीशन। तो वो उसका ऐड हमने देखा, हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद डिफरेंट बिजनेस प्लान में फाइनलिस्ट हुए। फाइनलिस्ट होने के बाद इसके बाद आईआईटी खड़गपुर का भी एक कंपटीशन था, जीएसईएस एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड कंपटीशन, उसमें भी टेक पार्ट किए, वहाँ भी फाइनलिस्ट में हुए। निफ्ट हटिया के भी कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें बिजनेस प्लान में हम लोगों ने फर्स्ट जीता। तो ये जब कई डिफरेंट प्रोग्राम में हम लोगों ने अचीव भी किया, कुछ करने का तो था ही, साथ ही डिफरेंट बिजनेस प्लान के साथ, तो लगा कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को ही चूज़ करना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे जिसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है। जी, अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्वरोजगार की तरफ जाना है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उत्पाद हम कौन सा चुनें, किन लोगों को साथ में जोड़ें। सेम माइंडसेट के होने चाहिए, सेम विचारों के होने चाहिए, सेम ऊर्जा के साथ में होना चाहिए, और उसका मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3-4 चीज़ जो है उनको मिला के ही शुरुआत हुई। आपने कैसे इसको तय किया? सर, जब हम डिफरेंट बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में टेक पार्ट कर रहे थे, तो उस समय जो हमारा बिजनेस प्लानिंग था, कुछ अलग अलग प्लान थे। जैसे एक हमने रिपेयर मंत्रा करके एक प्लान शुरू किया था, तो उसमें भी वहाँ पर हम फेल हुए। वहाँ पर टीम वर्क को जब हम लोगों ने टीम वर्किंग के लिए आगे बढ़े, तो टीम वर्किंग के पार्ट में हम लोग वहाँ पर फेल हुए। वो स्टार्टअप हमारा आगे नहीं बढ़ पाया ड्यू टू टीम, क्योंकि समर वेकेशन का टाइम था, डिफरेंट टीम को हमने कुछ चैलेंजेस दिया था। तो वो समर वेकेशन के टाइम में हर किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब इंटरेस्ट पार्ट के साथ में आ जाता है एक वर्ड पैसन, कि आप कितना अपने पैसन को फॉलो करते हैं। आप किसी को जोर ज़बरदस्ती करके ढकेल नहीं सकते हैं। तो एक यहाँ पर हम फेल हुए, लेकिन इसके जस्ट बाद फिर हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद सारा जो ऑब्जर्वेशंस हो रहा था, स्पीक मेके के थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हम अटेंड किए थे। उस समय हमने डिफरेंट आर्टिजन जो भारत के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनका हमने हालत देखा था, रियल हालत भी देखा था कि हाँ, ये कुछ टाइम का पीरियड, एक चकाचौंध में वो लोग आते हैं, एक्सपो करते हैं, फिर साल भर उनको दिक्कत आ जाता है। तो हमने डिसाइड किया वहाँ से कि नहीं, यही एक पार्ट है, ये पॉइंट है आर्ट एंड क्राफ्ट का जो फील्ड। अभी चूँकि भारत में करीब 10 करोड़ के आसपास आर्टिजन हैं, जिनको एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कुटीर उद्योग। तो हमने कहा कि यही एक पार्ट है जहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। आज भी इस पार्ट में हम लोगों को शुरू करना है। तो इसके बाद आया कि टीम। तो हमने कर्मा के समय हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चलता था, उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को जोड़ा, छोटे लेवल पे 4 से 5 लोगों को।
कुछ मनी हमने कंट्रीब्यूट किया साथ में, और डिफरेंट प्रोडक्ट जो झारखंड के अवेलेबल थे अलग अलग जगह से हम लोग ला करके शोकेस किए। वहाँ के बाद हम लोगों को मार्केट का एक रिस्पांस मिला। मार्केट का रिस्पांस मिलने के बाद, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, हमने कहा कि नहीं ये रिस्पांस भी अच्छा है, तो अब असल प्रोडक्ट जिस पे शिल्पकारी आगे बढ़ेगी वो क्या होगा। तब हमने कहा कि B2C अगर हम डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करते हैं वहाँ तक मुश्किल है, तो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना शुरू किए, डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच किया हमने, डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस को अप्रोच किया। क्यों किया? वहाँ खर्चे कम थे हमारे, वहाँ मार्केटिंग का खर्च हमारा एकदम ना के बराबर था। स्कूल में अगर आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो प्रिंसिपल से मिलना है, कॉलेजेस में करना है तो परचेज ऑफिसर से मिलना है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टच करने लगे, 1-to-1 मीटअप करने लगे, और उसके बाद उनका डिमांड हम लोगों ने समझा। किन्हीं को जूट फाइल की रिक्वायरमेंट थी, कस्टमाइज जूट फाइल की रिक्वायरमेंट थी, किन्हीं को कस्टमाइज डोकरा फ्रेम्स चाहिए थे। तब हमने कहा कि इसी सेगमेंट में हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे और बढ़ाएंगे। अच्छा अतुल जी, जैसे आपने कहा कि नहीं आपको कला के क्षेत्र में ही काम करना था, और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं या कस्बे हैं, वहाँ पे नैसर्गिक रूप से वहाँ की महिलाएं या वहाँ के लोग जो है किसी न किसी कला से या आर्ट से जुड़े हुए हैं। yes. तो इसको व्यावसायिक स्वरूप जब देने की बात आई तो चूंकि इसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े स्वरूप में आप इसको करना चाहते हैं। इसको कैसे आपने चेंज किया? इस पार्ट को करने के लिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़के को हमने जोड़ा था, चंदू, वो राजस्थान से आया था, वो 9,000 का वहाँ जॉब करता था। वो कन्वेनर बेल्ट में उसका काम होता था, ट्यूबलाइट फिटिंग का। उसमें उन लोगों को एकदम टाइम नहीं मिलता है किसी भी रेस्ट करने का भी, तो वो 1 महीने में जॉब छोड़ करके आया राजस्थान से। उसके बाद सतीश जी के थ्रू वो रेफरेंस में मुझसे मिले, तो मैंने कहा कि ठीक है हम आपको सिखाते हैं। पहला महीना वो डे टू डे बेसिस पे वो क्या किया, सैंपल्स बनाना शुरू किए। तो कुछ सैंपल उनका रिजेक्ट हुआ, कुछ सैंपल मैंने कहा और इम्प्रूव करो, यहाँ पे मिस्टेक है। ऐसे करते करते 1 महीने के बाद उनका काम अच्छा हो गया। ये सिर्फ चंदू की कहानी नहीं है, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से हमारे साथ जुड़े। और क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, हर एक आर्टिस्ट का भी अगर वो रेगुलराइज नहीं है तो उसका फिनिशिंग थोड़ा कम होता है, लेकिन आप उसको बार बार रेगुलर करें, ऑर्डर्स देना शुरू करेंगे तो टाइम टू टाइम उनका फिनिशिंग बढ़ेगा। अतुल जी, जैसे आपने तो बताया कि आप जो आर्टिस्ट हैं उसको समय के साथ साथ आप रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें आपके शुरुआती दौर की, तो कितने पैसों से आपने शुरू किया था, या क्या आपके पास संसाधन थे उस समय? जैसे मैं कहूँगा सर कि एक जो स्टार्टअप के पार्ट में इन्वेस्टमेंट, सभी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। आप एकदम छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि स्टार्टअप को जब आप बढ़ाते हैं तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोग। जो लोग जुड़ते जाते हैं तो आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा। हम लोगों ने जो शुरुआत किया था वो किया था मात्र 25,000 रुपये से, जो मैं बताया कि कर्मा फेस्टिवल के टाइम में हमने स्टॉल पुटअप किया था 3 सितंबर 2017 को। और उसके जो रिस्पांस को हमने देखा, हमने कहा कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमने सोचा कि नहीं अब इससे काफ़ी आगे बढ़ना है, बट उसी समय हम लोग तुरंत शोरूम ओपन नहीं कर सकते थे, तुरंत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े जितने भी मार्केटिंग ग्रेजुएट्स हैं या पार्ट को सेटअप करना, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, या वेबसाइट तुरंत हम बना करके लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो हमने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि ऐसा मार्केटिंग मॉडल हो जिसमें लेस इन्वेस्टमेंट हो और आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो वो हमारे पास पार्ट था कि आप कॉर्पोरेट लिंकेज करें, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को आप सप्लाईज देना शुरू करें उनके डिमांड के अकॉर्डिंग। तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग हमने शुरू किया, और वहाँ के बाद फिर हमारा शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुआ। अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो उसमें आपने बताया कि आपने अपने सहयोगियों के साथ में एक कारवा बनाया, और अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, हर व्यवसाय में है। तो आप अपने व्यवसाय में जब नए लोगों को जोड़ते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, या किसी अन्य रूप में आप रिसर्च के लिए, क्या उनमें देखते क्या है? क्योंकि आपका भी अच्छा खासा अनुभव हो गया। जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी किन्हीं को हम अपने साथ में लेके आते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं तो वो है पैसन। अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को, अगर आप में दृढ़ इच्छा है कि नहीं मुझे ये चीज़ पाना ही है, तो हम भी जब किसी एम्प्लॉय को भी हायर करते हैं, अभी एक विकास जी ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, NIT पटना के वो आर्किटेक्ट हैं, उनका भी पैसन गजब का है अपने डिज़ाइनिंग के प्रति। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम जिस एम्प्लॉय को भी हायर करें, वो ग्रेजुएट ना भी हो, उसकी पढ़ाई डिग्री अभी उसमें कंप्लीटेड ना भी हो, लेकिन अगर वो पैशनेट है, उसके अंदर है कि जुनून की नहीं मुझे ये चीज़ करना है और उसमें कुछ अनोखा करके दिखाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वैसे लोग ही आपके साथ ज़्यादा दूर तक चलते हैं। यानी जिनमें पैशन हो, भले उनमें क्षमता या कहें कि क्षमता हो, शैक्षणिक योग्यता भले कम हो, चलेगा।
आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आपने झारखंड में 2017 में शुरू किया शिल्पकारी के साथ में, तो उस समय में जो शिल्पकार थे या जो आर्टिस्ट थे वो, और अभी वर्तमान 2021 में क्या चेंज आप लोग ला पाए हैं और किस किस क्लस्टर में काम कर रहे हैं? सर जैसे इसका मैं बेहतर एग्जांपल दूंगा आपको, करगे क्लस्टर मांडर डोकरा का, और दूसरा डोकरा में ही एक प्रदीप मल्हार करके एक आर्टिस्ट हैं हजारीबाग बड़का गांव के। चेंज क्या आया मैं बता रहा हूँ। वो गांव से निकल करके चरही हजारीबाग के पास उन्होंने रेंट में अपना घर लिया और कहा कि नहीं मैं यहीं पे प्रोडक्शन करूँगा। उस समय का जो शुरुआत है, डिफरेंट ऑर्डर्स जो हमने दिया, इस लॉकडाउन के टाइम में भी अकेले सिर्फ एक प्रदीप मल्हार जी को ही हमने 150 से ज़्यादा नंदी बनाने का काम दिया था, जो कि काफ़ी एक ह्यूज ऑर्डर था एक सिंगल आर्टिजन के लिए। तो डेफिनेटली उनका इनकम बढ़ा है, उनका अप्रोच बढ़ा है, और वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं खुशी खुशी। जब भी हम उनको ऑफिस भी बुलाते हैं तो आने जाने का खर्च बेशक देना पड़ता ही है, हम लोग देते भी हैं, और वो जब आते हैं तो काफ़ी खुश होकर के कि हाँ हमें वहाँ से भी बुलाया गया है, आकर के मिलते हैं। तो जो एक उस समय का पार्ट था, देखिए आर्टिजन्स को कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि आप रेगुलराइज वे में उनको ऑर्डर्स दें, एश्योर्ड हो। हाँ एश्योर्ड हो कि महीने में एटलीस्ट अगर हम पहले 6,000 कमाते थे, 8,000 कमाते थे, तो आज कम से कम मेरा इनकम घर बैठे 14,000 15,000 तक कम से कम तो पहुंचे। 2017 में आप लोगों ने शुरुआत की, हाँ, तो जितने नए कलाकार हैं या जो आर्टिजन हैं उनको जब जोड़ने की बात आई तो किसी तरह की दिक्कत भी आई? हाँ दिक्कत उसमें हम लोगों को आई थी। जब आईटी कॉन्क्लेव में हमने काफ़ी कस्टमाइज एक मोमेंटो रेडी किया था झारखंड सरकार के लिए, तो उस मोमेंटो को जब हमने बनाने के लिए अप्रोच किया करगे मांडर में, तो पहला तो वो क्या होता है, लोग एक टाइम पे कंफर्ट जोन में चलते हैं, और जब आप उसको थोड़ा मूव करना चाहेंगे कि नहीं आप ऐसा डिज़ाइन बनाओ, तो वो बोलेंगे कि क्यों बनाएं, अगर बनाएंगे तो फिर बिकेगा नहीं। अब बिकेगा नहीं अगर आप, तो उस जगह पे आपको आर्टिजन्स को, क्योंकि देखिए आर्टिजन जो झारखंड के खासकर आर्टिजन हैं जो मैंने देखा है बहुत मासूम है, और उनको क्या है कि आपको प्यार से समझाना है, उनको आगे का चीज़ों को दिखाना है कि कैसे है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कस्टमाइजेशन का वर्क नहीं देखा है कि कैसे चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है और आगे कैसे काम करना नहीं बनाया कभी। हाँ, तो जब हमने करगे में अप्रोच किया, उसमें टाइम बेशक कम था, हम लोगों को 15 दिन के अंदर ऑर्डर कंप्लीट करना था, लगभग 22 दिन होता है डोकरा आर्ट का काम में। फिर भी हमने उनको समझाया, वो सारे करीब 25 फैमिली वहाँ रहती है, सब लोगों ने मिल करके उस काम को किया था, दिन रात काम। इस जगह पे एक हडल और हमें मिला था, जिसको भी हम लोगों ने टाइम के साथ कोप अप किया मोटिवेशन के थ्रू। जो थोड़ा शराब का जो आदत होता है, तो कई आर्टिजन्स ऐसे भी हैं जो कि बीच में आपको ऑर्डर्स के बीच में आपको पैसा मिलने पर वो कर लेते हैं, लेकिन वो एक हडल नहीं है। वो क्या है कि आपको टाइम के साथ उनको आपको मोटिवेट करना है। आप जब बेहतर रास्ता दिखाएंगे, हर कोई चाहता है कि उनकी फैमिली बेहतर हो, बच्चे जाके स्कूल पढ़ें, आगे बढ़ें कम्प्लीटली। तो इसी तरह से दिक्कतें अवेयरनेस भी हो रहा है। हाँ, अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे आपने भी बात करी कि जो भी आर्टिजन है उनको आपने जोड़ा, एश्योर्ड बिजनेस भी दिया, लेकिन जो पहले की एक धारणा रही है झारखंड के बारे में कि यहाँ से जो लोग हैं खेती के बाद, जो खरीफ का समय होता है उसके बाद फिर बाहर के अन्य राज्यों में चले जाते हैं लेबर का काम करने के लिए, मजदूर का काम करने के लिए। तो जिन जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कुछ सकारात्मक बदलाव दिख रहा है आपको इस क्षेत्र में? हाँ, सकारात्मक बदलाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले 2, 4, 5 आर्टिजन के साथ शुरुआत किया था। आज जगदीशपुर सिर्फ क्लस्टर आपका चौपारण के पास हम लोग 300 350 से भी ज़्यादा आर्टिजन हैं, उनके साथ में उनको जोड़ते हुए हम लोग एक बैम्बू क्लस्टर भी शुरू करने जा रहे हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है, डीपीआर वर्क भी ऑलमोस्ट फाइनल होने को है, और इस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे, पहले छिटपुट आर्टिजन्स फैले हुए थे, 5-5 आर्टिजन, 10-10 आर्टिजन, उनको हम एक परफेक्ट क्लस्टर के रूप में भी एक इंडस्ट्री का रूप दे रहे हैं, ताकि वो 350 आर्टिस्ट, पूरा का पूरा गांव और आसपास के लोग एक साथ में बेनिफिट हो, और थोड़ा मेजर और ब्रॉड प्रोडक्शन करके आप तेज़ी से काम को भी आगे बढ़ाएं, प्रोडक्शन भी तेज़ हो। अभी आप जैसे बम्बू आर्ट की बात कर रहे थे, तो झारखंड में तो खैर बांस की खेती जो है बहुतायत में है, जंगलों में भी है, तो क्या इस पर आधारित भी जो यहाँ पे कला है जो लोगों के बीच में है, चाहे टोकरी हो या तरह तरह के आर्ट हो जो बनाने का है, उस पर कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? सर, बैम्बू में हम लोगों ने बहुत इनोवेशन किया है, और बैम्बू में जैसे हम लोगों ने जो हम लोगों ने इनोवेशन किया, वो पार्ट था बैम्बू आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा। अब बैम्बू आर्किटेक्चर जैसे अभी क्या हो रहा है, ग्लोबली बैम्बू हट का डिमांड बढ़ रहा है, और बैम्बू हट का जैसे जैसे टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, लोग चाहते हैं कि हम बैम्बू हाउसेस, मड हाउसेस में जाकर के रहें,
थोड़ा दिन सुकून से बिताएं, जितना सिटी में जितना पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों को जीने के बाद। तो बैम्बू आर्किटेक्चर में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इनोवेशन किया, जिसमें बैम्बू का ट्रीटमेंट से लेकर के किन बैम्बू से कौन सा हट कितने बेहतर तरीके से बन सकता है, और इसके अलावा डिज़ाइन इनोवेशन हम लोगों ने, आज हम लोग क्षमता रखते हैं कि हम लोग 4 से 5 स्टोरी बैम्बू का बिल्डिंग बहुत यूनिक डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं। 4 से 5 स्टोरी बैम्बू का सिर्फ बिल्डिंग, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का होता है। वो क्षमता आज हमारे पास है और काफ़ी ऑर्डर्स भी हैं। अभी कल की ही मैं बात बताऊं, एक लोहरदगा कूड़ू के आगे चिरही जंगल के पास एक इको विलेज बनाने का भी हम लोगों को काम मिला है। तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं, लोग भी ऑर्डर्स कर रहे हैं, और ये नेक्स्ट जो बिग ट्रेंड है वो बैम्बू का है। अच्छा, बैम्बू पे ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे जो आर्ट के हैं वो बनाते हैं, टोकरी है या छोटा मोटा चीज़ है, आप बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर में कॉटेज या हट के तौर पे, तो जो यहाँ के कलाकार हैं उनको अपग्रेड कैसे कर रहे हैं आप? क्योंकि इस तरह की आदत तो उनकी है नहीं, या उनके पैशन में, उसमें डिज़ाइन में भी नहीं है। अपग्रेडेशन का पार्ट था सर, इसको सबसे ज़्यादा आप कहेंगे कोरोना का ये एक बेहतर पार्ट है। ये कोरोना आया, लोगों ने काफ़ी क्षति भी झेला, बट ये एक बेहतर पार्ट है कोरोना का जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि जब हम लोग एक कंफर्ट लाइफ जीते हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है उन ऑर्डर्स के थ्रू, लेकिन क्या होगा अगर उन छोटे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि बेशक कोविड के टाइम में छोटे आर्टिफैक्ट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का, बैम्बू के क्राफ्ट्स का ऑर्डर्स थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस लगभग बंद थे। तो लेकिन उस समय रेस्टोरेंट्स का बनना, होटल रिजॉर्ट का बनना, बैम्बू हट का बनना, बैम्बू का गजेबू का बनना, इन चीज़ों का ऑर्डर कम नहीं हुआ था। तो जो आर्टिस्ट ऑलरेडी छोटा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मैं कहूँगा कि छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने में मेहनत ज़्यादा है। अब बड़े ऑब्जेक्ट लोग ट्राई नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्क होता है। तो उन रिस्क को सपोर्ट देने के लिए ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग काम कर रहे हैं। डिज़ाइनर्स हैं, मार्केटिंग की टीम है, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उन आर्टिजन को हम एक बूस्ट करके, मोटिवेशन दे करके फिर हम उन आर्किटेक्चर कंसेप्ट को बना रहे हैं। तो क्या होता था कि उनका कोविड के ड्यूरिंग हैंडीक्राफ्ट्स का ऑर्डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये पार्ट में ऑर्डर बूस्ट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनना तो रुकी नहीं थी, बाकी चीज़ें बनना रुकी नहीं थी। तो उन चीज़ों को फिर हमने ऑर्डर्स को बूस्ट किया। अच्छा अतुल जी, इन तमाम जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसके बीच में एक ये भी चीज़ है कि जो भी आपके साथ में आर्टिजन जुड़े हुए हैं उनको एक एश्योर्ड इनकम की भी व्यवस्था करनी है, मार्केट भी देना है, रेगुलर ऑर्डर भी चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा जो है हिस्सा होता है एडवर्टीजमेंट का या प्रचार प्रसार का। तो वर्तमान समय में किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या डिजिटली भी कुछ कर रहे हैं? डिजिटली अगर हम लोग आते हैं, जो हमारा ऑनलाइन जो आईटी इनोवेशन है वो बेस्ड है आर्टिजन्स के ऊपर, जिसमें एक ही सिंगल पोर्टल में आपको ई कॉमर्स के अलावा ई कॉमर्स तो है ही, बट क्या होता है जैसे नॉर्मल ई कॉमर्स में जो दिक्कतें हैं, जैसे आज आप पश्मीना शॉल ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए हजारीबाग से, अमेजन से, या हजारीबाग का सोहराई पेंटिंग आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि वो सोहराई पेंटिंग बेच कौन रहा है, वो आर्टिजन ही बेच रहा है, या सोहराई पेंटिंग दिल्ली में ही बैठा हुआ कोई इंसान पेंटिंग बना करके ब्रोकर बना करके बेच रहा है, तो ये आपको पता नहीं है। या फिर वो प्रोडक्ट, जैसे पश्मीना शॉल का मैंने बात किया, तसर सिल्क का आप ऑर्डर करते हैं, तो क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता कि वो रियल में, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट से जब आप ऑर्डर करते हैं तो रियल में वो तसर सिल्क ही आपके पास आ रहा है और रियल में झारखंड से ही आ रहा है। अच्छा, ये इंश्योरिटी तो दिक्कत आती है। हो सकता है कि वो चाइना का भी कोई कॉपीड प्रोडक्ट आया हो और लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे साइट में ऑलरेडी चीज़ें लाइव हैं, लोकेशन ट्रैकिंग हमने ओपन किया है और सोशल नेटवर्क आर्टिजन्स के लिए ओपन किया है इन द बेस ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग। तो आप क्या है कि आपको पता है कि जिस आर्टिस्ट से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उसका पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उसका लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ से वो बेच रहा है। इनफैक्ट आप उससे फ्रेंडली मैनर में फ्रेंड बन करके आप उनसे बात भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकेशन ट्रैकिंग। तो लोकेशन ट्रैकिंग जो हमने दिया, तो ये क्या एक पार्ट बन करके शिल्पकारी आया, ये आने वाले टाइम में भारत के डिफरेंट पार्ट के, ना सिर्फ झारखंड, भारत के डिफरेंट पार्ट के आर्टिस्ट को आपको एक प्लेटफॉर्म में ला करके उनके विद पोर्टफोलियो उनको जोड़ देगा। तो इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली आर्टिजन के साथ ऑर्डर कर पाएंगे, ब्लॉग्स के थ्रू आर्टिजन की स्टोरीज को देख पाएंगे, ई कॉमर्स पार्ट के थ्रू वहीं से उसी आर्टिजन के प्रोफाइल से कनेक्ट करते हुए आप उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट परचेज कर पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये पार्ट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिलेगा, जेन्युइन प्लेसेस से आएगा। और ये हमारा असल डिज़ाइन इनोवेशन है शिल्पकारी.com के थ्रू। अच्छा, शिल्पकारी तो चूँकि हमारा जो झारखंड का अपना जो आर्ट है, जो यहाँ के गाँवों में कला बस्ती है, उसको ही आप प्रमोट कर रहे हैं, व्यावसायिक स्वरूप दे रहे हैं। तो जो अगर व्यावसायिक स्वरूप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आमदनी की भी बात करते हैं।
तो क्या जैसे सोशियो और इकोनॉमिक चेंज आप देखते हैं, जैसे चेंज पहले भी आपने कहा कि नहीं ठीक है अवेयरनेस आया है उनमें, कुछ आर्थिक पक्ष भी मजबूत हुआ है क्या? क्योंकि पलायन माइग्रेशन जो है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ, कला होते हुए भी बाहर चले जाते हैं लोग। आर्थिक पक्ष देखिए बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कुछ लड़कों के साथ। जैसे काफ़ी यंग लड़के, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने समर के टाइम में भी उनको भुवनेश्वर भेजा। तो क्या होता है कि जैसे पालीग्राम के तूरी समाज के लड़के हैं, वो जो बैम्बू से रिलेटेड काम करते हैं। अब बैम्बू से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आज वो रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में जाकर के काम कर रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं। तो पहला तो 2 बेस में उनका काम होता है कि डेली बेस पे जब हम लोग उनको पे आउट करते हैं तो 500 तो हम लोग उनको पे करते हैं ऑन डेली बेसिस, प्लस खाना पीना रहना सारा कुछ हम देते हैं। तो लमसम उनका एक ब्लॉक हो जाता है 15,000 के नियर बाई। ये इनको पार्ट मिल गया। अब ये काम अगर सेम वो गांव के पास कर रहे हैं, गांव के अंदर कर रहे हैं, तो उनका इनकम थोड़ा सा वहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है, लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ झारखंड के आर्टिस्ट सिर्फ झारखंड में ही नहीं कर रहे हैं, झारखंड के बाहर भी भेज रहे हैं। अब एक पूरी टीम जा रही है काम करने के लिए, अगर 8 से 10 लोगों की टीम बाहर जा रही है तो क्या होता है कि उनका जो इनकम है काफ़ी मैक्सिमाइज हो गया। जब वो घर आते हैं रिटर्न बैक, तो छोटे ऑब्जेक्ट भी वो बनाते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया बैम्बू का, तो ये वो कंप्लीट करके वो बनाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिजन के सेगमेंट में। जैसे एक आर्टिजन को आप एक दिन में 1,000, 2,000, 5,000 का इनकम कर ले, लेकिन अगर आप 1 महीना तक काम ना दे, ये सबसे दिक्कत वाली बात हो जाती है एक आर्टिजन के लिए। तो हम लोग ने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है कि उनको रेगुलर बेस पर ऑर्डर्स जाए, रेगुलर बेस पर वो किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहे और उनका इनकम रेगुलर रहे, सस्टेनेबल इनकम उनका होता रहे। और प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि हम लोग 35% जो अमाउंट होता है, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, 35% अमाउंट करीब आर्टिजन का होता है, बाकी करीब मटेरियल होता है, और 20% अमाउंट शिल्पकारी का जो सारा सिस्टम जनरेशन का है वो हमारा स्लॉट होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि आप उनके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिक से अधिक उनको फ़ायदा हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म भी आपने बनाया है। लेकिन इसके अलावा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूँकि आप गाँव के अंदर में काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ के बीच में काम कर रहे हैं, तो चाहे वो बात करें एजुकेशन की, हेल्थ की, अवेयरनेस की, इस पर भी क्या आपके वॉलंटियर्स जो आपके साथ में सहयोगी हैं वो काम कर रहे हैं? इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर बात करें अवेयरनेस की, तो आज के टाइम में अगर आर्टिजन की फैमिली वो डिजिटल नहीं है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि पहले के टाइम में एक आर्टिस्ट 100 किलोमीटर दूर से आपसे पेमेंट लेने आएगा तो भी उसके खर्चे हैं और उसका एक दिन पूरा बर्बाद होगा। तो हमने इन सब पार्ट में क्या किया, हम लोग सारे आर्टिस्ट को पहला डिजिटली उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे करके खुद से उनका गूगल पे रेडी कराया, उनका व्हाट्सएप में उनको प्रोडक्ट का फ़ोटोज़ भेजना सिखाया, सो दैट कि वो उनका आना जाना रुक जाए। सैंपल अगर कोई बनाया, सैंपल का फ़ोटोज़ आप फ़ोटो और वीडियोज़ व्हाट्सएप के थ्रू भेज करके कंफर्म कर लो। और एक टाइम हुआ था जब हम लोगों ने 10 अलग अलग क्लस्टर्स में 10 स्मार्टफोन भी हम लोगों ने दिए थे, 10 अलग अलग स्मार्टफोन भी हम लोगों ने दिए थे आर्टिजन्स को कि आप इसके थ्रू काम करो। इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर्स मैक्सिमाइज होगा, आपको आना जाना नहीं पड़ेगा, और जो पेमेंट होता है डायरेक्टली, चूँकि वो आज गूगल पे भी यूज़ कर रहे हैं, UPI बेस पेमेंट हो गया है, तो इससे उनको पेमेंट एज सुन एज तुरंत विद इन ए डे उनका मिल जाता है डायरेक्टली। जी अच्छा अतुल जी, एक आपसे जो है आपके अपने घर परिवार के बारे में निजी बात, जब आपने पढ़ाई ख़त्म की, आप स्टार्टअप की तरफ आए, अपना स्वरोजगार की तरफ आए, नौकरी आपने करी नहीं, 4 साल गुजर गए, उस समय परिवार का किस तरह का रिएक्शन था आपके डिसीजन को लेके, और आज किस तरह का प्राउड फीलिंग है? देखिए उस समय ऐसा था, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं कुछ भी बोलता था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, क्योंकि जब आप स्टार्टअप आइडियाज़ पे काम करते हैं तो वहाँ पर एक पार्ट होता है कि हमारी कंपनी कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, इसको इंडिया में ग्लोबली हम कितने टर्नओवर तक जा सकते हैं। जब इन स्टोरीज़ को और कुछ स्टार्ट करने के पहले बेशक आप फैमिलीज़ में डिस्कस करते ही करते हैं, तो जब डिस्कस करते थे तो फैमिलीज़ में ऐसा होता है, और ख़ासकर इंडिया में और झारखंड में जिस तरह का हम लोगों का रहा है वर्किंग लोगों का, जो क्योंकि मेरे फैमिली में कभी बिजनेस लोगों ने किया नहीं, पापा भी जॉब होल्डर थे, बाकी सारे सिस्टर ब्रदर सब जॉब कर रहे थे, तो उनको लगा बड़ा बड़ा बोलता है, इस तरह का उनका कहना था कि बड़ा बोलता है। लेकिन और जब हम लोगों ने एक टाइम पे लोकमंथन में काफ़ी अच्छा काम भी किया था, तो उसके पेमेंट का बाकायदा मैंने स्टेटमेंट दिखाया था अपने फैमिली में कि देखिए इस तरह से पेमेंट आया, और दिखाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ा सा घर में जब लोग कुछ किसी चीज़ को जानते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है बढ़ने का, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा फैमिलीज़ को, जब तक आप अगर स्टार्टअप में आते हैं
तो बेशक आप अपनी फैमिली एंड पापा मम्मी को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि जो शुरुआती सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट है कई बार फैमिली और फ्रेंड्स से भी आता है, जिसमें जो आपको बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करता है। एक समय वो था और एक समय आज ये है कि आज वो लोग कुछ भी हम कहते हैं या फिर उनके अंदर भी ऐसा भावना है कि मेरा बेटा तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कर रहा है इस तरह। अच्छा, आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि कई युवा जो हैं स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी रह जाती होगी, इस वजह से असफल हो जाते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर कोई नवयुवक आना चाहे स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में, तो क्या वो करे और क्या ना करे? देखिए, जब कोई युवा स्टार्टअप में आता है तो बेसिकली आजकल जो लोगों के मन में एक टैबू है, युवाओं के मन में एक टैबू है कि कैसे किसी चीज़ को शुरू करें, कोई नया बिजनेस कैसे शुरू करें। क्योंकि जब आप उस बिजनेस को शुरू करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि आइडिया। कई बार तो ये भी लोग पूछते हैं किस जगह पे किस टाइप का बिजनेस शुरू करें, तो बेसिकली वो भी आइडिया ही पूछ रहे होते हैं। कोई नया आइडिया नहीं है, कुछ यूनिक आइडिया नहीं है। तो देखिए, यूनिक आइडिया कभी होता नहीं है। मैं ये कहूँगा यूनिक आइडिया क्या है कि आप अपने चारों तरफ के सबसे पहले समस्याओं को देखिए। जब भी चारों तरफ के, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी अपने आँख कान खुले रखिए, समस्याओं को देखिए। और जब वो समस्याएं किसी भी समाज में एग्जिस्ट करती है तो आप समझ लीजिए कि उसका अगर आप किसी तरह का एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं तो लोग आपको उस सॉल्यूशन का पैसा जरूर देंगे जी। और तो बस उसी सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए सोचिए और कैसे आप एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ आते हैं, और जब वो सॉल्यूशन आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो वही सॉल्यूशन आपका आइडिया है। जी अतुल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जो कहानी है, आपने जो एक सफ़र तय किया है पिछले 4 सालों में, उसके बारे में चर्चा करी। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा अभी आपको देख रहे हैं, जो स्टार्टअप की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आपने एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि अगर समस्या है तो समाधान भी वहीं से है। आइडिया कुछ भी नया नहीं होता, करने का तरीका नया होता है। अतुल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों से अपना अनुभव शेयर किया, अपनी जो एक व्यावसायिक जीवन यात्रा है उसके बारे में आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।